आज हम हिंदी साप्ताहिक नवोदित प्रवाह के 10 सितंबर 2025 वाले अंक में गोता लगा रहे हैं। हाँ। ये एक दिलचस्प पोटली है। मतलब संगोष्ठियों की रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं, कुछ कविताएं, कहानियां भी, सब कुछ है जो आज की हिंदी भाषा और साहित्य की दुनिया की झलक देता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। इस डीप डाइव का हमारा मिशन है ये समझना कि समकालीन हिंदी जगत में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल है, हाँ। कौन से नए विचार और रुझान उभर रहे हैं, और हाँ, कुछ हैरत अंगेज बातें भी सामने लाना। बिल्कुल। और ये स्रोत साफ दिखाते हैं कि भई भाषा और साहित्य सिर्फ किताबों का क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। इनका समाज से, संस्कृति से और हाँ, बाजार से भी गहरा नाता है। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है विरोधाभासों और विकास की एक मिली-जुली, थोड़ी उलझी हुई सी तस्वीर। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं फिर। हाँ, कीजिए। डॉक्टर सम्राट सुधा का एक लेख है। हाँ। वो बताता है कि कैसे अंग्रेजी माध्यम के जो महंगे बोर्डिंग स्कूल है ना, अच्छा। उनमें हिंदी शिक्षकों की मांग आसमान छू रही है। अच्छी तनख्वाह, रहने को फ्लैट, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, सब मिल रहा है उन्हें। अरे वाह, ये तो अच्छी बात लगती है सुनने में। हाँ, सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेंच है। लेखक का मानना है कि ये हिंदी के प्रति कोई अचानक जागे सम्मान की वजह से नहीं है, तो फिर? बल्कि ये खालिस बाजार की जरूरत है। ये शिक्षक दरअसल अमीर, शायद थोड़े कम पढ़े लिखे अभिभावकों को लुभाने के लिए व्यापारिक मध्यस्थ बन गए हैं। ओह, मतलब एक तरह के सेल्स टूल। हाँ, बिल्कुल। ये पहलू सोचने लायक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें भाषा की जो जमीनी हकीकत है ना, उस पर सोचने को मजबूर करता है। डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी का एक और लेख इसी से जुड़ा सवाल उठाता है। अच्छा? क्या? कि भाई अगर हिंदी इतनी ही फैली हुई है, इतनी लोकप्रिय है, तो फिर ये हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हाँ, ये भी सही सवाल है। लेखक रोजमर्रा के जीवन में हिंदी के घटते इस्तेमाल की तरफ इशारा करते हैं। आप देखिए, दुकानों पर अंग्रेजी साइन बोर्ड्स दिखते हैं। हाँ, हर जगह। बोलचाल में अशुद्ध हिंदी का बढ़ना और अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल, प्रतिष्ठा की भाषा मानने की मानसिकता। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। जैसा आपने कहा, एक तरफ तो खास जगहों पर हिंदी की मांग है, दूसरी तरफ आम चलन में उसकी उपेक्षा हो रही है। सही। लेख एक और गंभीर सवाल भी पूछता है कि अंग्रेजी से तो किसी क्षेत्रीय भाषा को खतरा महसूस नहीं होता, पर हिंदी से क्यों होता है? क्या इसका ताल्लुक रोजगार के मौकों से है? ये सचमुच आत्ममंथन का विषय है। बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक ही है। इसी अखबार में हम देखते हैं कि अपनी साहित्यिक धरोहर को सहेजने और उसके नायकों को याद करने की कोशिशें भी हो रही हैं। हाँ, ये भी है। जैसे चेन्नई में भगवती चरण वर्मा जी की 122वीं जयंती पर एक संगोष्ठी हुई। अच्छा। वक्ताओं ने वर्मा जी को कालजयी कहा, यानी जिनका साहित्य समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है। सही। और त्रिकालदर्शी भी, यानी जो अपने समय से आगे देख सकते थे। उनकी कहानी प्रायश्चित का जिक्र हुआ, जो धार्मिक पाखंड पर सीधी चोट करती है। ये भी कहा गया कि उनका साहित्य उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक आंदोलनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह की एक और खबर जौनपुर से है, जहां डॉक्टर श्रीपाल सिंह शेम की 130वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? वहां वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के जरिए ही समाज में हमेशा जिंदा रहता है। सही बात है। वहां एक कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें हास्य व्यंग्य भी था, जैसे नेताओं की गिरगिट से तुलना की गई। अच्छा। और गंभीर सामाजिक गीत भी शामिल थे। कवियों की नजर तो हमेशा तीखी होती ही है। हाँ, वो तो है। अगर हम इन आयोजनों को एक साथ देखें तो ये साफ है कि अपनी साहित्यिक जड़ों को मजबूत रखने और उन्हें नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। तो ये तो हुई गुजरे जमाने के साहित्यकारों की बात, जिनका सम्मान बहुत जरूरी है। पर क्या आज भी हिंदी में नए प्रयोग हो रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल। देखिए, वाराणसी में गजल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें हिंदी के साथ साथ नेपाली और संस्कृत गजलों पर भी चर्चा हुई। अरे वाह, संस्कृत गजलें, ये तो नया है। हाँ, और यहाँ ये पहलू वाकई ध्यान खींचता है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गजल को भारतीय छंदों में लिखा जाना चाहिए। जैसे श्वविनी, भुजंग प्रयात, ये पारंपरिक संस्कृत काव्य के मीटर है। ये गजल को एक नया विशुद्ध भारतीय रंग देने की कोशिश है शायद। हाँ, दिलचस्प। साथ ही ये भी कहा गया कि गजल को भूख, गरीबी जैसे आज के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ना होगा। सही, मतलब समकालीन भी होना होगा। बिल्कुल। और देखिए, भाषाओं के बीच पुल बनाने का काम भी जारी है।
चेन्नई में ही कन्नड़ उपन्यास यात्रे और कहानी संग्रह क्रौंच पक्षी के हिंदी अनुवादों का लोकार्पण हुआ। अच्छा, ये बहुत अहम है। हाँ, ये अनुवाद इसलिए अहम है क्योंकि ये दक्षिण भारतीय साहित्य की आवाजों को हिंदी पट्टी तक ला रहे हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक संवाद और बढ़ेगा। और क्रौंच पक्षी तो शायद स्त्री मन पर केंद्रित है। हाँ बिल्कुल, ये कृति स्त्री मन की गहरी पीड़ाओं को सामने लाती है, ऐसा बताया गया। और इसके साथ ही लेखक गांव जैसी एक नई पहल की भी खबर है। लेखक गांव, ये क्या है? हाँ, पद्म भूषण राम बहादुर राय ने उम्मीद जताई है कि ये भारत का दूसरा शांति निकेतन और एक अंतर्राष्ट्रीय लेखन केंद्र बन सकता है। वाह! ये दिखाता है कि साहित्यिक सृजन के लिए नए और पोषक स्थानों की जरूरत महसूस की जा रही है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? नवोदित प्रवाह के इन पन्नों से गुजरते हुए मुझे तो हिंदी भाषा और साहित्य की एक बड़ी उलझी हुई पर जिंदा तस्वीर दिख रही है। हाँ, एक तरफ बाजार की ताकतें हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों का गहरा सम्मान भी है। गजल जैसे रूपों में नए प्रयोग हो रहे हैं और अनुवाद के जरिए दूसरी संस्कृतियों से जुड़ने की ललक भी साफ दिखती है। सही। ये दिखाता है कि हिंदी का दायरा काफी बड़ा है और उसे समझने के लिए, जैसा डॉक्टर त्रिवेदी के लेख में भी कहा गया है, हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, कवि भवानी प्रसाद मिश्र की वो पंक्तियां याद आती हैं जिनका जिक्र डॉक्टर त्रिवेदी के लेख में है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। गहरी बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है भाषा को सच्चाई के कितना करीब होना चाहिए और साथ ही हमें बेहतर बनाने के लिए उसे कैसे प्रेरित करना चाहिए।